नमस्कार। मैं अखिलेश। थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया गैप आपके सामने हाजिर होने में, लेकिन बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं एक बहुत शानदार शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, जिनका नाम है श्री योगेश गनौरे जी। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सर को सिर्फ जबलपुर ही नहीं, देश के सभी कोने में सर को जानते हैं लोग। सर ऐसा काम कर रहे हैं जो सोचते तो सभी लोग हैं कि करना मुश्किल है। बोलते हैं ना कि साधारण काम को अति साधारण रूप में करना। सर ने 21 साल पिछले 21 साल से डेली 10 बजे एक पौधा लगाते हैं। तो सर से मैं यही शुरुआत करता हूँ कि सर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली या क्या सोचकर आपने ये काम करना शुरू किया? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। पौधारोपण की आप बात कर रहे हैं तो पौधारोपण कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने 20 जनवरी 1995 को कदम संस्था की स्थापना की थी। ठीक। और अभी हमने 31वां अपना स्थापना दिवस 20 जनवरी को मनाया था। पौधारोपण की शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2004 से। रोज जो पौधारोपण करते हैं, और इसके पीछे की प्रेरणा ये थी कि आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग तो इसको जानते भी हैं और कुछ लोगों के साथ ये बात हुई भी है। पहले पोस्ट कार्ड लोगों के पास आया करते थे और वो पोस्ट कार्ड में लिखा रहता था कि कोई देवी वगैरह का जिक्र रहता था, और उसमें ये लिखा रहता था कि अगर आप 10 पोस्ट कार्ड इस तरह के अपने परिचितों को लिख के भेज देंगे, तो आपकी मनोकामना जो भी होगा, कुछ पैसा है या जो भी चीजें इस तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंत में एक वार्निंग भी लिखी रहती थी कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, अशुभ होगा, ऐसा कुछ लिखा रहता था। तो कुछ लोग लोभ के कारण या डर के कारण 10 पोस्ट कार्ड, और उसमें यह भी लिखा रहता था आप नीचे अपना नाम ना लिखे। अच्छा। हाँ, ये भी उसमें लिखा रहता था। तो ऐसा एक पोस्ट कार्ड मेरे पास आए, 1-2 पोस्ट कार्ड आए, तो मुझे ये लगा कि जब लोग पोस्ट कार्ड ऐसे लिख के जो चीज, मतलब मुझे तो ये पसंद नहीं था, मैंने जो चीज है नहीं या ठीक नहीं है मेरी नजरों में, उसको इतना प्रसारित कर सकते हैं। तो मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी थी, मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक भी था, तो मैंने कहा मैं भी पोस्ट कार्ड लिखा करूंगा लोगों को, लेकिन मैं लिखूंगा कि अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाए, ऐसे मैं लिखूंगा पोस्ट कार्ड। तो फिर मैंने ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि मैं आप लोग अपना जन्मदिन, शुरुआती में आपने पोस्ट कार्ड लिखना शुरू किया, अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाए, और इस आशा के 5 पोस्ट कार्ड अपने परिचितों को क्या लिख भेजें, मतलब वायरल। पोस्ट कार्ड वायरल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। ये जब मैं सोचा उनके मैसेज पहुंच रहे थे, ये भी मैसेज पहुंचेगा, ये मेरे दिमाग में आया। फिर बैठे बैठे कभी किसी समय मुझे लगा कि यार मैं सिर्फ ऐसा पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जन्मदिन तो पौधा रोप के मना ही नहीं रहा हूँ। अच्छा। तो ये मुझे थोड़ा बुरा लगा, मेरे को गिल्ट फील हुआ कि ये ठीक नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा आशंकित भी था कि मैं अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाऊं। मेरा मई में जन्मदिन आता है। अच्छा, मई में हाँ, गर्मी रहती, गर्मी में पौधा लगाना, फिर उसको सरवाइव करना, ये सब चैलेंजेस थे। बहरहाल मैंने उसको मई में अपने जन्मदिन पे पौधा लगाया, पहली बार 17 मई को, जन्मदिन के दिन। 17 मई 2000, ये इसको 17 जुलाई 2004 से पहले की बात है, 1 साल पहले। मतलब 3 मई 4 मई मान लीजिए। हाँ 2-3 में शायद कभी लगाया। तो वो लगाया, फिर उसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार पानी देते रहो, पौधा लग जाए, और ट्री गार्ड वगैरह हो इसमें, या सुरक्षा हो इसकी, तो ये पौधा बढ़ जाता है। गर्मी ठंडी से मतलब पौधा लग जाएगा। फिर मेरे दिमाग में वहां से आया कि अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाना चाहिए। तो मैंने कहा इस चीज को सब लोग करें तो कितना अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा विचार होगा। तो वो मेरे दिमाग में आई थी बात कि जन्मदिन अपना पौधा रोप के मनाना चाहिए। इस तरह से मैंने उसके, अब चूंकि हम कदम संस्था बना ही चुके थे और कदम संस्था छोटा मोटा रूप तो ले ही चुकी थी, उस समय तक हम लोगों ने 1-2 आंदोलन कर भी चुके थे। रांची में स्थित एक कलारी को हटाया था, तो थोड़ा सा हम लोग लोकप्रिय भी हो गए थे लोगों के बीच में। और फिर मेरा शुरू से सोच ये था अखिलेश जी कि मैं लोगों से प्रश्न करता हूं कि ये पृथ्वी किसकी है। तो लोग सामान्य तौर पे, जब मैं समूह में पूछता हूं तो लोग बोलते हैं कि ये पृथ्वी हमारी है।
तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये हमारी, बोला अभी आपने, एक बार फिर ऐसे करके बोल के देखिए कि ये पृथ्वी मेरी है, ये धरती मेरी है, ऐसा बोलिए आप एक बार। तो वो जब दोबारा बोलते हैं ये धरती मेरी है, तो मैं फिर उनसे फर्क पूछता हूँ कि जब आपने ये बोला था कि ये धरती हमारी है तो कैसा महसूस किया था, और अब जब आप बोल रहे हैं धरती मेरी है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने मुझे यही आंसर किया है कि जब मैं ये बोलता हूँ धरती मेरी है तो ताकत महसूस होती है, क्योंकि अधिकार महसूस होता है, उसके तो फिर कर्तव्य में, हाँ वही बात थी। तो फिर मैं उनसे दूसरा प्रश्न यही करता हूँ कि अगर ये धरती मेरी है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या बात, जिम्मेदारी भी ऑब्वियसली अगर मेरी है तो मेरी ही होगी। तो ये हमारी कह के डाइल्यूट करने का मुझे जीवन में उतना अच्छा नहीं लगता कभी भी। मुझे लगता है कोई भी काम बोलो ये मेरा है और इसको मैं करूंगा। तो मैंने कहा कि अगर हर एक व्यक्ति जन्मदिन पौधा रोप के मनाने लगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो वो पृथ्वी के प्रति चिंता करेगा, समाज में और भी कामों के प्रति चिंता करेगा। एक बार उसके दिमाग में इस तरह की बात आएगी तो पौधारोपण महज पौधारोपण नहीं रह जाएगा, और भी चीजें उसमें जुड़ती जाएंगी। तो इसलिए हमने जन्मोत्सव पर पौधारोपण अभियान शुरू किया था। अरे अभियान 2004 से रोज चल रहा है। मैं सर यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि कदम संस्था सिर्फ एक काम नहीं करती, इनके पास बहुत सारे काम हैं जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। तो हम लोग उसको टुकड़े टुकड़े में बात करेंगे। इसके प्रभारी भी अलग हैं, उनके प्रभारी से भी बात करेंगे, और फिर क्या क्या काम हुआ है समाज के प्रति वो सब बात करेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं पौधारोपण से, कि सर जब आपने 2004 से शुरू किया तो आपने 17 जुलाई बेसिकली आपने डेट चुना है। 17 में तो आपका हो गया, लेकिन फिर आपका जो पौधारोपण का वार्षिक कार्यक्रम होता है वो 17 जुलाई के रूप में मनाते हैं। तो 17 जुलाई डेट कैसे, मतलब आपके दिमाग में? दरअसल में पौधारोपण की जब रणनीति बनाई मैंने और इसको सोचा कि किस तरह से किया जाना चाहिए, तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, और जब आपको दुनिया में ले जाना हो तो बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। तो उसमें मैंने देखा कि हमें इसमें एक ट्री गार्ड की जरूरत पड़ेगी। मतलब रोज हम एक पौधा लगाएंगे तो हमें रोज एक ट्री गार्ड की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा एक पौधे की जरूरत पड़ेगी, यानी ये हर चीज एक्सपेंसिव है। तीसरा, हम चाहते थे कि हमें इसमें एक अखबार मिलना चाहिए, जबलपुर शहर का कोई प्रतिष्ठित अखबार जो रोज हमारी खबर को छापे कि हम लोग रोज पौधा लगा रहे हैं। तो एक अखबार की जरूरत पड़ेगी। अब ये सब करने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि इस शहर में ईमानदार हो, लोकप्रिय हो, ईमानदार भी हो एज वेल एज, और पैसे वाला भी हो, ईमानदार हो, लोकप्रिय हो, और जिसका समाज विश्वास करता हो। तो हमारे शहर के महापौर रह चुके हैं वो, और विश्वनाथ दुबे जी, जो इस शरीर हमारे बीच नहीं है। हाँ, जो अब शरीर नहीं है, उन्हें हमने पहला अपना मुख्य संरक्षक भी बनाया था। तो मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि सर हम लोग ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। मेरा परिचय था उनसे, तो मैंने कहा सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं आपके जन्मदिन 17 जुलाई 2004 से इसको शुरू करें। तो बल्कि उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं, तुम किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, लेकिन हमारी सहमति है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ट्री गार्ड भी दूंगा। और वो वही फिर हमको नवभारत, उस समय सबसे चर्चित अखबार हुआ करता था जबलपुर शहर का, तो 2004 में वही मुझे लेके गए अखबार के कार्यालय में, और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसमें अखबार हमारा नवभारत भी जुड़ गया। मतलब जो जो मैंने सोचा था एक रणनीति के तहत हो गया, ताकि ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आए, तो वो सब हुआ। तो विश्वनाथ दुबे जी ने हमें रोज एक ट्री गार्ड देना, और जहां भी हम करते, अच्छा इसमें फिर हमने ये भी देखा कि बाउंड्री वॉल भी हो, माली भी हो, पानी भी हो, देख रेख भी हो, क्योंकि हमें सारी चीजें पौधे को सुरक्षित रखना भी है। तो हमने स्कूलों से शुरू किया था इसको। अच्छा। तो इस तरह से विश्वनाथ दुबे को हमने जोड़ा, और 17 जुलाई चूंकि उनका जन्मदिन है तो उस दिन से 17 जुलाई से हमने शुरू किया। फिर एक बात वही आ गई स्कूल से। स्कूल की भी एक कहानी है, वहां पे बीजारोपण अभियान चलता है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो हम लोग शुरुआत में ही है। तो पौधारोपण में सर आप जब शुरू किए तो क्या सोच कर शुरू किए? कुछ साल चलेंगे, कुछ महीने चलेंगे, या कब तक चलेंगे, या एक टारगेट होगा कि इतना अचीव कर लेना, ऐसा कुछ आपके मन में शुरुआत में था क्या? जैसे आप अभी 21 साल हो गया, लगा था कि उस दिन की 21 साल तक चलेगा? मतलब कुछ तो सोचे होंगे ना भाई, एक दिन चलाना, एक महीना, एक साल, 21 साल,
100 साल, या कब तक चलाना है? कुछ एम, कुछ टारगेट तो रखे होंगे। हाँ, ऐसा कभी भी मैंने कोई टारगेट अभी भी अपने किसी काम के लिए कभी कोई टारगेट नहीं बनाता हूं मैं। मतलब मेरे नेचर में ये नहीं है कि मैं इस काम को इतने दिन करूंगा या इतने दिन कर, मैं इस काम को आज भी बंद कर सकता हूँ। मतलब मेरे नेचर में नहीं है कि मुझे कोई टारगेट मैं फिक्स करूं। मगर फिर भी जब मैंने इसको शुरू किया था तो मुझे लगा था, मेरे दिमाग में ये था कि यार विश्व का हर आदमी अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाए। अब ये कब पहुंचता है, कितने दिनों मतलब में जब पहुंचता तक है, विश्व का हर आदमी हाँ पौधा रोपकर जन्मदिन मनाना शुरू नहीं करता है, ये अभियान जारी रहेगा। जारी रहेगा। जब तक हमारा कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम नहीं रहता, सभी का कार्यक्रम नहीं रहता, हाँ हाँ ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हम्म। क्या शानदार बात। तो सर आप एक पौधा डेली लगाते हैं, 10 बजे लगाते, 10 बजे टाइमिंग, टाइमिंग का भी कुछ है क्या? टाइमिंग का बिल्कुल कुछ नहीं है। टाइमिंग का क्या, ये बैठ के देखे हम लोग ने तय किया, कुछ हमारे साथ ही बैठे, तब कोई एक समय तो शुरू करना था। ठीक है। तो हम ये सोचते थे, हमने यही देखा यार कि हम नहा धो के तैयार किस समय हम हो जाते हैं, कंफर्टेबल मैं व्यक्तिगत रूप से किस समय महसूस करता हूँ, ठीक है। है ना। तो और लोग भी व्यक्तिगत रूप से कैसे कंफर्टेबल महसूस करते होंगे। तो कुछ लोग जॉब में होंगे तो 10 बजे निकलेंगे, ये वो। तो ऐसा बैठ के डिसाइड किया कि चलो अपन 10 बजे शुरू करते हैं, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। बरसात तो 10 बजे शुरू करेंगे। और लेकिन हाँ, ये उसी समय तय कर लिया था कि जो भी समय निर्धारित करेंगे, हो सकता है वो 11 बजे का समय भी हो सकता था, हाँ, हो सकता है शाम का 4-5 बजे का भी समय हो, कोई भी समय होता, लेकिन ये तय कर लिया था कि 10 बोला है या 11 बोला है, टाइम मतलब टाइम, हाँ समय बिल्कुल निर्धारित कर लिया था कि अगर एक बार 10 बोल दिया है तो 10 बजे लगेगा, मतलब 10 मतलब 10, हाँ सुबह 9:59 में काउंटिंग शुरू होती है सर की, बैकवर्ड काउंटिंग, और एकदम 10 बजे पौधारोपण होगा। हाँ 9:59 और वो सेकंड्स 50 सेकंड के बाद, हाँ मतलब सेकंड्स 10 के बजे काउंट एकदम से रखा जाए। हाँ धरती माँ की गोद में सौंप देते हैं। अब पिछले 21 सालों से लगातार रखा जा रहा है। हाँ 21 साल से। एक बार का मैं आपको उदाहरण बताऊं, बहुत अच्छा लगेगा जान के। हाँ बिल्कुल। कि एक बार एक बच्चे ने ऐसे हाथ में पौधा पकड़ा हुआ था और 10 सेकंड होने वाले थे, उसके पहले हमने कहा कि सब, उस बच्चे का जन्मदिन था तो उस बच्चे का नाम लेके बोले इसके लिए खूब सारी तालियां बजाइए। तो उस बच्चे ने भी ताली बजाने के लिए हाथ ऐसा किया और ठीक 10 बजे वो पौधा धरती माँ की गोद में, सेकंड्स, वो इतना प्यारा लगा था वो मूवमेंट हमको। क्या बात है। हाँ तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, ऑटोमेटिकली, क्योंकि बच्चे को लगा वो भी ताली बजा, उसको भी बजाना, तो उसने पौधे को छोड़ दिया, तो बहुत पौधा छोड़ा तो वो उसमें चला गया। तो सर कभी आप सफर में रहते हैं, हाँ, कभी तबीयत खराब है, कभी फैमिली कुछ प्रॉब्लम है, कभी मान कर्फ्यू लग गया, कोरोना आया, आपने सब कुछ देख लिया, बहुत ठंडी है, धारा 144 लागू है कभी कभी, तो फिर क्या स्थिति, कैसे होता है उसका? देखिए मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्या। देखिए ये सब स्थितियां तो आई हैं, लेकिन आज तक एक भी दिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं बीता जब पौधा ठीक 10 बजे ना लगा हो, एक, और दूसरा ये भी नहीं बीता है कि जबलपुर शहर में 10 बजे ना लगा हो, क्योंकि कदम की संस्था के सदस्यों ने भी 10 बजे लगाया है। कोरोना जैसे काल में भी हम लोग, हमारे कोरोना में तो बहुत ज्यादा पौधे, हमारे सदस्य करीब 8-9 मेंबर्स थे जो रोज 10 बजे घर में अपने गमले में पौधा लगाते थे और प्रतीक के रूप में लगाते थे। गिनते थे कि हमारा पौधे कई 1 या 2-3 हम लोग के पास रहा करते थे, तो उसी पौधे को लगा के गमले में, लेकिन वही गोष्ठी करते थे, आपस में परिवार में बैठ के बातचीत करते थे रोज 10 बजे, जो जहां है घर में, जहां अपने घर में हमारे सदस्य लगाते थे। आपने मेरे सफर का पूछा, तो जैसे मैं प्लेन में 1-2 बार ऐसा मौका हुआ तो मैंने एयर में सफर नहीं किया क्योंकि वो पौधा नहीं ले जाने देते थे। अच्छा, टाइमिंग में आपने देखा कि हम फ्लाइट में करने चलेंगे तो 10 वाला फ्लाइट मैंने कैंसिल, मैं उस फ्लाइट से नहीं आया, 10 बजे पौधा लगाया, उसके बाद फिर कोई फ्लाइट ली मैंने। और जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम गमला साथ में रखते हैं और पौधा साथ में रखते हैं, और अगर जहाँ 10 बजता है तो बोगी के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको बताते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं, बोगी में पूछ लेते हैं किसी का जन्मदिन है क्या, अगर जन्मदिन वाला कोई मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में उस दिन जिसके भी जन्मदिन है तो उसको पौधा, फिर बकायदा पूरा गीत गाएंगे, लोगों को जोड़ते हैं, तो लोग पूछते भी हैं, तो फिर हम उनको बताते हैं कि हम इस तरह से करते हैं जबलपुर शहर में। ये इसलिए करते हैं ताकि लोग इंस्पायर हों और समझें उस बात को। अच्छा, जब पौधारोपण की बात चल ही रही है तो जो 10 बजे डेली पौधा लगता है उसमें गीत भी होता है। हाँ। तो गीत की सोच, मतलब शुरू दिन जब पौधा लगाए होंगे, आई थिंक उस दिन तो कोई गाना वगैरह नहीं हुआ होगा कि हुआ था? नहीं, उस दिन ऐसा गीत नहीं हुआ। फिर गीत का क्या
फिर गीत धीरे धीरे हमारे एक सदस्य जो अभी दमोह में कर रहे हैं, वीकली प्लांटेशन कर रहे हैं दमोह में, और वो है दीपक सेन। तो दीपक जी और हमारे मुख्य संगठक पंकज गोस्वामी हैं, ये लोग आपस में मिले, बातचीत करा, तो उन्होंने बोला एक गीत होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर वो बार बार दिन ये आए, इसको उन्होंने जोड़ा और इसमें बहुत सारी चीजें और जोड़ ली, कदम गीत के रूप में, कदम गीत के रूप में उसको फिर स्वीकार किया जाने लगा। तो आज सभी जगह पे जब पौधा लगाया जाता है तो उसमें कदम गीत गाया जाता है, हाँ, जिसमें ये जन्मदिन की बधाई दी जाती है। बधाई देने के लिए। और एक और गीत गाई जाती है, हाँ, एक वैवाहिक सालगिरह का भी गाया जाता है। ठीक है। और वो हमारे विजय केसरवानी जी हैं, कदम संस्था के बहुत सक्रिय सदस्य हैं, और वो लिखते भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, जन्मदिन मनाने लोग आने लगे, उसके साथ साथ लोग वैवाहिक सालगिरह मनाने आने लगे। तो जब जन्मदिन के गीत गाए जाते थे तो वैवाहिक सालगिरह वाले सोचते थे हमारे लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मैरिज एनिवर्सरी में आए हम, मैरिज एनिवर्सरी में आए हम, तो ये तो सब जन्मदिन वालों के लिए बोला जा रहा है। तो फिर वो कमी महसूस की गई, तो उस समय विजय केसरवानी जी से कहा गया कि एक गीत आप इनके लिए बनाए, तो उन्होंने बहुत प्यारा वो वैवाहिक गीत बनाया हुआ। ये सब गीत पर ही बात करेंगे, और इनके जो गीतकार हैं और जो बीच में नाम आ रहा है पंकज भैया, पंकज सेन जी, हाँ, दीपक सेन दमोह में, सभी से मेरी कोशिश रही कि मैं बारी आप जरूर बात करिए इन लोगों से, तो उनको बारी बारी से मैं बात करूंगा। और आप जो लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे इनसे बात करना और किसी से बात करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनसे भी कांटेक्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल, हमारे संगठक हैं कृष्णकांत दीक्षित जी हैं, हमारी पौधारोपण अभियान की प्रभारी हैं सीमा चतुर्वेदी जी हैं, जो दैनिक पौधारोपण अभियान प्रभारी हैं। तो सभी से मैं अलग अलग बात करूंगा, क्योंकि कदम का इतना डायनेमिक्स है ना कि एक बार में तो बात किया नहीं जा सकता है, तो बहुत लंबा, हाँ बहुत सारे इसका तो कदम का एक नृत्य का चलता है, कदम का कदम बहुत सारे मूवमेंट चलाता है, जिसमें कि प्लांट फॉर पीस है, उसको अलग से बात कर सकते हैं। एक नो जेंडर ओनली ह्यूमन का आपका चलता है, समग्र उत्तरदायित्व आपका चल रहा है, तो वो सब पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इतना वास्ट है कि एक में तो मुश्किल है, इसलिए हम लोग आज सिर्फ पौधारोपण वाले पे बात कर रहे हैं। तो एक और मुझे बात आया, जो पौधारोपण थोड़ा सा क्लैश कर रहा बीजारोपण से, लेकिन अभी अंश रोपण जो आपने, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए, अंशरोपण तो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंशरोपण में है, और वो मतलब थोड़ा सा मैं इमोशनली भी है, वो मेरी मदर की डेथ के बाद ऐसा हुआ था। तो मैं रहता ना वो खारी वगैरह लेके वहां संगम में जाते हैं, संगम में गया था मैं, और मैं अकेले ही गया था। ये 2004 की बात है? नहीं, उससे पहले, बहुत पहले की बात। तो वो मेरी मेमोरी में रहा है। उसके बाद फिर ये मैंने उसको वैसे शुरू किया था, अंशरोपण। अंशरोपण नाम तो वैसे राजीव चतुर्वेदी जी ने दिया उस पूरे प्रोसेस को। तो मैं वो लेके गया था, अकेला गया था, तो मैंने सोचा था संगम में जाऊंगा। उसके पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी बहुत पहले। तो मैंने फादर की डेथ में समय में देखा था मैंने संगम में कि मुझे सोना दान देना पड़ा, तो सोना डाला तो नीचे कूद के वो छोटा सा बच्चा वो सोना निकाल लाया। गाय दान दी तो वैसे वैसे कर दिया, और उन्होंने मुझे बहुत इतना किलो ये दो। मैं बहुत छोटा था उस समय, इस समय भी बहुत छोटा ही था, मदर के समय में भी। तो मुझे बड़ी अजीब लगा था। तो मैंने बोला था यार मैं इस बार मैं अकेले जाऊंगा, मेरा कोई रिलेटिव नहीं जाएगा, और मैं संगम में जाके अकेले वो डाल के आऊंगा, और मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो मैंने ऐसा करने के लिहाज से मैं चला गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां लोगों ने घेर लिया, जो लोग ये सब क्रियाक्रम कराते हैं उन लोगों ने, और मुझे बहुत बुरा बुरा बोला। तो मैं भी, चूंकि माँ नहीं थी, तो मैं भी उनके साथ उसी तरह लड़ा, और फाइनली ये हुआ कि उन्होंने मुझे करने नहीं दिया कुल मिला। हाँ, कि संगम में तो तुम नहीं डालो, विसर्जित नहीं विसर्जित नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, नहीं तो हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। छोटा था, थोड़ा डर भी गया। बहरहाल मैंने नहीं किया, उन्होंने नहीं करने दिया तो मैंने नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैं वो नाव से वापस आ गया। अच्छा। हाँ, वो लेके फिर मैं गंगा के किनारे 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 चलता रहा बहुत देर तक। 2 लोगों ने मेरा पीछा भी किया। तो फिर एक जगह जब देखा कि सब लोग लौट गए, वो 2 लोग भी, तो फिर मैं थक भी गया था। तो एक जगह गंगा के किनारे कहीं मुझे याद है मैं बैठ गया, और उसके बाद मैंने, शाम का समय हो रहा था, तो मैंने अपनी माँ की जो अस्थियां थी वो पूरी खोला और गंगा में विसर्जित कर दिया, पूरा प्रवाहित कर दिया। और वहां से फिर मैं कुछ देर बैठा रहा। उसके बाद जब मैं लौटा तो मैं एक पेड़ के पास जाके बैठ गया था। अच्छा। और वहां से दूर से ऐसे गंगा दिख रही थी मुझे।
तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, तो वो जो लाल कपड़े में बांध के रखा था मैंने, हाँ, है ना, कलश को कलश को, तो लाल कपड़े में जब बांधा था तो मैंने देखा था वो उसमें कुछ कण अभी भी चिपके हुए थे, वो पवित्र भस्म के। भविष्य। तो फिर मैंने उसको क्या किया कि वहीं पेड़ के नीचे ऐसे डाल दिए और मिट्टी ऐसे खोद के उसी के अंदर उसको रख दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में कहीं भी अंश रोपण जैसा कुछ नहीं था। तो बहुत अरसे के बाद शायद कहीं होगा वो बीज दिमाग में, कुछ होगा क्या है जो। तो हमारे आलोक नेमा एक कदम के सदस्य थे, उनकी डेथ हुई थी, तो वो बहुत अच्छे सदस्य थे कदम के। तो फिर मैंने तीसरे दिन उनके घर में बात करी, मतलब दूसरे दिन उनके घर में बात करी। कम एज में, हाँ बहुत कम एज में, यंग डेथ हुई थी उसके। तो वो बहुत लोकप्रिय था आलोक हमारे कदम में, तो हमें मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब फिर मैंने वो पहली बार शुरुआत करा, उसकी पवित्र भस्म को लाए, फिर उनके घर से परमिशन लिया और फिर उसको अंशरोपण किया। आज भी अंशरोपण जारी है। जब भी कहीं ऐसा कोई घटना होती है तो सर लोग जाते हैं, या तो उनके सदस्य आ जाए या आप वहां जाकर के अंशरोपण करते हैं। सर उसका क्या प्रोसेस है अंशरोपण? अंशरोपण में सबसे ज्यादा वो तो ये है कि ये जिस समाजों में दाह संस्कार होता है वहीं अंशरोपण हो सकता है ना। तो वो दूसरे तीसरे दिन वो जो फूल चुनते हैं उसी समय वो थोड़ी सी भस्म को घर लाना होता है। घर ला सकते हैं, घर नहीं भी ला सकते हैं, ऐसा कोई बंधन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो पवित्र भस्म, हम उसको पवित्र इसलिए बोलते हैं कि आग में कोई भी चीज जब जल जाती है वो उसको पवित्र ही माना जाता है। आग में आस्था ऐसा मानते हैं। तो वो भस्म को घर लाते हैं और घर लाकर उसको खाद और मिट्टी में, एक गमले में खाद और मिट्टी रखते हैं और फिर चुटकी चुटकी भर सभी लोग, जितने लोग उपस्थित होते हैं, सामान्य तौर पे ये चौथे दिन, 10वें दिन या 13वें दिन, ज्यादातर लोग परिवार के जितने ज्यादा लोग मौजूद हो ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि ये अंशरोपण क्या होता है। तो वो सभी लोग उसको चुटकी चुटकी भर उसमें डालते हैं, उसको फिर मैश कर देते हैं, मिला देते हैं और फिर जो निकटस्थ परिजन 2, 3, 4 लोग जो भी होते हैं निकटस्थ परिजन, वो उसमें बीज लगा देते हैं। तो 15-20 दिन बाद जब वो बीज अंकुरित होता है, तो आज तक किसी ने फोन करके हमको ये नहीं बोला है कि आम का पौधा आ गया, कि बेल का पौधा आ गया है। लोगों ने हमको यही बोला है कि सर घर आ जाइए, दादाजी आ गए, नाना जी आ गए। क्या बात है। पुनः उस पौधे में वो अपने परिवार को देखते हैं, जो दिवंगत व्यक्ति को, उसमें देखते हैं वो लोग। इतनी भावनाएं हो जाती। लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि सिर्फ इमोशंस नहीं है। इमोशनली तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि वो तुमने पवित्र भस्म लाए थे और उसको उसमें रखा और वो तुम जानते हो कि ये तुम्हारे दादाजी की है या दिवंगत किसी व्यक्ति की है, लेकिन उसमें उसका वैज्ञानिक पहलू है। अच्छा, हाँ, ताकि मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना, जैसे दादाजी के अंश प्रवाहित हो रहे, तो उसका वैज्ञानिक पहलू है और वो ये है कि उस भस्म में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और फॉस्फेट, ये 3 तत्व होते हैं और ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि ये मिट्टी में भी और खाद में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत रहते हैं। और जब बीज का अंकुरण होता है, तो वो बीज जब अंकुरित होता है तो उसको इन तीनों तत्वों की जरूरत होती है। तो ये तीनों तत्व जो होते हैं वो जड़ से होती है तने में, तने से होती है पत्तियों में, पूरे पौधे में प्रवाहित होने लगता है, रक्त के रूप में संचारित होता है। और फिर जब वो बीज में आ जाता है तो यही बीज तो असंख्य पौधों में तब्दील होंगे ना। तो आप बिल्कुल, मतलब ये पूरी तरह सत्य है कि उस पर्टिकुलरली उस पौधे में उस दिवंगत व्यक्ति के अंश प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए आप इमोशनली तो ठीक है क्योंकि वो आपने देखा है कि आपका है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसको बैनर लगा के लोग अपने घरों में अंशरोपण करते हैं। हजारों लोगों का, और पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। हमारे पास सूचनाएं आती है कई बार, मैं गया भी हूं बाहर, और लोग बड़े इमोशनली इससे वो हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा। एक बार एक 22-23 साल के बच्चे की डेथ हुई थी। उसका नाम 22-23 साल का, यंग डेथ होती, 22-23 साल क्या होता, उसका नाम सजल था। तो मैं जब उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि सर हमको अंशरोपण करना है, तो मैं जब अंशरोपण के लिए उनके घर में गया तो वो 13वीं के दिन तक सारे लोग इकट्ठे हुए थे।
तो वहां मैं बहुत कम किसी को पहचानता था, खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं पहचानता था वहां पर। तो जब हम अंशरोपण कर रहे थे तो ऐसे मैंने बोलते बोलते मैंने कह दिया कि देखिएगा, मतलब इतना इमोशनली ये इमोशंस होते हैं, और खासकर वो बहुत यंग डेथ हुई थी। तो मैंने कहा कि देखना एक दिन इस गमले में ना सजल आ जाएगा। तो वहां भीड़ में बैठी हुई एक महिला चीख के रोई थी, और मैं समझ गया था ये उसकी माँ होगी। 15-20 दिन बाद उस महिला ने मुझे फोन करके बताया कि सर घर आ जाइए, सजल घर आ गया। आप यकीन करेंगे इस बात पे, उसकी छोटी बहन सर्चना, उसका नाम है, इंजीनियर है अभी सर्चना, वो 7-8 महीने तक चम्मच से पानी पिलाती थी उस पौधे को, नन्हे पौधे को, उस छोटे पौधे को। उसको लगता था कि उसका भाई है ये, और बहुत छोटा है। तो ये इस तरह से लोग उससे जुड़ रहे हैं, इस भावना के साथ, इस भावना के तहत जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि भावनाओं के साथ साथ ये जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है, इसको भी स्ट्रांगली लोगों को बताएं। वो ये भावना पक्ष है ही, इससे सबसे अच्छी बात है कि हमारी धरती हरी भरी हो रही है। हाँ, उससे इस पता, दुख में भी हाँ हाँ, आप धरती के लिए हाँ, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये चाहे धार्मिक हो, भावनात्मक हो, वैज्ञानिक हो। देखिए आप इस परिस्थिति में भी धरती को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। हाँ, पेड़ ही चाहिए ऑब्वियसली। और इस कठिन परिस्थिति में भी आप पेड़ लगा रहे हैं। ये तो बहुत शानदार बात है। भावनाओं के साथ खेलने वाली बात नहीं, बात है कि आप, और फिर आपका मन भी बदलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका व्यवहार चेंज होगा। हाँ, बहुत बहुत बदलाव आ रहा है। एक बच्ची अगर चम्मच से पानी दे रही तो सोचिए उसके अंदर केयर करने का, किसी भी चीज के प्रति मातृत्व का भाव आ रहा है, कितना इंसानियत का भाव आ रहा है। हाँ हाँ, कि पेड़ को भी इंसान के रूप में आदमी देख रहा है। पेड़ तो देते ही है, कुछ ले तो रहे हैं। सर ये सब बातें तो हो ही रही है पौधारोपण से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे बहुत आयाम है। लेकिन एक दो क्वेश्चन सर व्यक्तिगत आपसे सवाल है कि सर आप अब तो पूर्णतः यही काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये काम शुरू नहीं किए थे तो उससे पहले आप क्या कर रहे होते थे? हाँ, 2000 मतलब 1995 के पहले कदम संस्था की जब स्थापना नहीं की, पूर्णतः इसमें इन्वॉल्व नहीं हो गए, हाँ, उससे पहले मेरा बिजनेस था, एक छोटा सा बिजनेस था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, यहाँ पर मैं अपना बिजनेस करता था, तो सप्लाई करता। तो 1995 से पहले की बात है। हाँ, उसके पहले की बात। तो धीरे धीरे आप उस बिजनेस को छोड़ करके, हाँ, फिर पूरी तरह क्योंकि हाँ, ये दोनों होना मुश्किल था। हाँ, नहीं कर पाता मैं, मतलब मेरी क्षमताएं तो नहीं थी कि मैं दोनों को एक साथ कर पाता, कि व्यापार भी कर लूं या जॉब या कोई भी चीज कर लूं। अच्छा खासा व्यापार छोड़ करके, हाँ, ठीक था, अच्छा था। तो फिर कभी ऐसा होता है कि मुड़ करके देखें अपने आप को कि मैं वहां ठीक था या अभी कर रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? आपको कभी सोचते होंगे आप? हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो पीछे वाला हिस्सा देखा जाता है कि पहले मैं ये था, अभी मैं इस तरह से कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं मतलब उसको करने के बहुत पहले से मैं, शायद मुझे लगता था मैं इसी के लिए बना हूँ। व्यापार करते हुए भी मुझे लगता था, व्यापार में मेरी रुचि उतनी नहीं होती थी। मतलब वो मैं चाहता, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए। अच्छा। हाँ, शुरू से ही था। और करने का मतलब मेरा यही था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मैं ऐसा फील करता था शुरू से। तो मेरा व्यापार में उतना मन नहीं लगता था। तो जब से फिर इधर आया हूँ तो हाँ, अर्थ तो वाकई में बहुत कम हो गया है, या बहुत मुश्किल हालात में होते हैं, लेकिन ये मन को सुकून देता है। सर मेरा एक सवाल जनरली रहता है कि मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात करता हूँ, अक्सर मेरा एक पॉइंट रहता है। तो आप पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? पढ़ने में आप कैसे थे? क्या मतलब कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं शुरू का मतलब 1ली से 5वीं तक तो मेरा घर के पीछे ही स्कूल था, LNY स्कूल, रांची में, जबलपुर में। तो वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई करी 1ली से 5वीं तक। उसके बाद हमारा शहर का, और आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का उस जमाने का सबसे अच्छा स्कूल था मॉडल हाई स्कूल। मॉडल। तो वहां पर उस समय टेस्ट वगैरह भी होते थे। ऐसा इतनी जल्दी एडमिशन के लिए टेस्ट होता था। हाँ, एडमिशन के फिर इंटरव्यू भी हुआ था। अच्छा। यानी उस जमाने में
तो फिर हो गया मेरा सिलेक्शन। पढ़ने में मैं ठीक था, बहुत अच्छा तो नहीं था मगर ठीक था। वहां पर एडमिशन हुआ तो मैंने अपना मतलब 11th वहां से मॉडल हाई से किया था। 11th आपने मॉडल हाई से किया था। जबलपुर से किया। उसके बाद चूंकि माता पिता जल्दी अर्ली एज में वो हो गए थे तो घर की स्थिति भी उतनी अच्छी माँ नहीं पिता थी। दोनों 10th नहीं, मदर तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आता था उसके बाद मदर की डेथ हुई। अच्छा। तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही क्योंकि फादर 8th क्लास में जब मैं था ना, 9th में आया था। हाँ 9th में जब आया था तभी फादर की डेथ हो गई थी। तो फादर जॉब में थे यहाँ सीओडी में। ये सीओडी में? हाँ सीओडी में। सर उसमें तो नौकरी मिलती थी जो? हाँ उस समय वो फादर रिटायर हो गए थे? हाँ नहीं रिटायर नहीं हुए थे। अच्छा। जॉब में थे तो मगर फिर भी वो देने के लिए तैयार थे कि कुछ इनको दे दिया जाएगा आपको। हाँ जॉब। लेकिन हाँ मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इतनी जल्दी चला जाए वहाँ जॉब वॉब में। अच्छा। ये पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ऐसा वो सोचती थी। तो बहरहाल मैंने पढ़ाई करी लेकिन उसके बाद कॉलेज पूरा नहीं कर पाया। अच्छा 11वीं के बाद आप कॉलेज पूरे? हाँ कॉलेज गया, फर्स्ट ईयर किया लेकिन उसके बाद पूरी नहीं कर। और माँ उसी बीच में एक्सपायर? और उसके बाद माँ एक्सपायर हो गई थी। तो पढ़ाई छूट गई आपकी करीब कब? 1990 के आसपास? नहीं 76 में मैंने 11th कर लिया। अच्छा। हाँ तो मतलब फिर सब बिजनेस में आ गया। उसके बाद क्या किया? अरे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या उसके बाद कैसे किया? उसके बाद मैं अपने, शायद बहुत कम लोग जो कदम से जुड़े भी होंगे तो शायद ये बात तो जानना चाहिए कि सर कैसे कैसे हाँ जर्नी क्या है। हाँ मैं फोकस इसी पर रखा हुआ। हाँ नहीं ठीक है। तो उसके बाद मेरा जीवन बड़ा उथल पुथल भरा रहा। असल में बिल्कुल अकेला रहता था घर में, कुछ था नहीं। बहन लोग? हाँ छोटी सिस्टर थी, उसकी मैरिज कर दी थी। बड़ी सिस्टर की पहले मैरिज हो गई थी। दो सिस्टर दोनों की शादी हो चुकी? हाँ दोनों की शादी हो गई। छोटी सिस्टर की तो कुछ दिनों बाद मतलब आपने ही किया? हाँ छोटी सिस्टर की शादी करी थी, मैं ही नहीं करी थी उसकी। बस उसके बाद कभी मैंने एक साइकिल की दुकान अपने दोस्त के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में, यानी मैं बैठा रहता था। मतलब कुछ जो मतलब आ रहा है, जो मन हो रहा है कर रहे हैं। नहीं वो जो हाँ जो भी करने के, मतलब मैंने वो हवा भी पहले ना ऐसा पंप लेके हवा, पहले हम लोग दौड़ के दौड़ता था मैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बहुत हैं। हाँ। तो फैक्ट्री में वो लोग जो लंच के समय पे आते थे लोग, तो साइकिल से लंच करने जाते थे तो किसी हवा जैसे बोले तो दौड़ के हवा भरना, आ रहे रोड पे फटा जाता फटाफट। हाँ हवा भरना। उसमें हवा भरना कुछ कितना मिलता? हाँ कुछ मिलता उसमें तो 5 पैसे मिला करते थे। हाँ फिर मैं राखी भी लगाया, ये सब चीजें करी हैं। मतलब ये कोई बताने का इतना वो नहीं है, बताने का नहीं कि सर इसलिए बताना है सर, सॉरी मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा, आप जब भी देखेंगे चैनल पे मैं बात करता हूँ कि अक्सर आज के टाइम में भी बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हमसे जूनियर हैं, उनका एक कंप्लेन रहता है कि भैया पैसा नहीं है, हम कहाँ से पढ़े। मैं सीरियसली बता रहा हूँ और ये बात किसी को बुरा नहीं लगनी चाहिए। मैं गांव में लोगों को देखता हूँ, लोग खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पुलिस का बहाली आ रहा है, दौड़ने में उसे तकलीफ है, सुबह सुबह नहीं उठेगा, लेकिन जब उठ गया तो फिर घर में रुकेगा ही नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए परेशानी तो सबके लाइफ में है, उस परेशानियों से आप कैसे जूझते हुए आगे बढ़ते हैं ना, वही इतिहास रचता है। ये बहाना है कि मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा रहेगा तो पढ़ेगा नहीं, क्यों पढ़ेगा? जिसके पास बहुत पैसा रहेगा वो क्यों एसएससी की नौकरी करेगा? सर आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है, पुलिस बनने की जरूरत है, दरोगा बनने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की जरूरत है। बस पैसा है, आप लोगों को नौकरी दोगे। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आप देखिए किस परिस्थिति से होते होते लड़खड़ाते हुए उठते बैठते आज जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। मैं सर को व्यक्तिगत रूप से पिछले 14 सालों से जानता हूं, तो आपको करना पड़ेगा। मेरा बताने का उद्देश्य यही है। तो सर आप बताइए कि कैसे कैसे फिर और? हाँ तो इसी तरह से कभी राखी वगैरह, पटाखे की दुकान लगाई, ये जो सीजनल त्योहार रहते हैं वो सब मैंने किया है और छोटा मोटा पैसा उसी से आ जाता था। और उसके बाद फिर मैं ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, मैंने एक दुकान थी जहां पर मतलब एक शॉप था इसका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का, वहां पे 300 रुपए महीने के हिसाब से मैंने काम किया। काम मिल गया मुझे वहां 300 रुपए हिसाब से। तो 300 रुपए महीने उस समय मुझे मिला करता था।
तो वहां से मैंने साइंटिफिक का सीखा, इंस्ट्रूमेंट का काम करना, केमिकल्स, ग्लासवेयर्स का ये सीखा। और उसके बाद उसको मैंने 1 साल सीखा और उसके बाद छोड़ के मैंने अपना शुरू किया। मगर मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके यहाँ जहाँ सीखा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि मैं थोड़ा सा और पैसा बढ़ाइए या ये करिए वो करिए, तो क्योंकि काम मैं छोड़ना नहीं चाह रहे थे, हाँ, तो मैं उनसे चाहता था कि वो हो। फिर थोड़ी मैंने मानदेय थोड़ी बढ़ जाए तो हाँ हाँ, इससे ज्यादा थोड़ा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं इतना करके दे रहा हूँ। खैर वो सहमति नहीं हुई, तो फिर मैंने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं शायद ज्यादा मांग रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है तो, मगर अब मैं जहां करूंगा वहां इस एरिया जहां जहां मैंने आपके लिए बिजनेस किया उस एरिया में नहीं जाऊंगा, वहां पे नए सप्लाई नहीं नए करूंगा। नए नया जगह मैं ढूंढूंगा, नया कस्टमर ढूंढूंगा आपके नए लिए। कस्टमर्स ढूंढूंगा। तो फिर मैंने वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस शुरू किया था। और आज जो व्यक्ति मतलब सची कितना लड़खड़ाते हुए आज इस ऊंचाई पर गनौरे जी हैं कि जबलपुर क्या पूरे देश में सर को जानते हैं लोग, और काम के बल पे जानते हैं। सर की मेहनत है, ऐसे ही कोई आपको नहीं जानता है। जो कोई वायरल वीडियो करके नहीं जाना जा सकता है, ये ईमानदारी का फल है। और सर कुछ आप बताना चाहें अपने संस्था के बारे में? आपको कभी ऐसा लगा कि सहयोग थोड़ा और हो सकता था, तो थोड़ा इसको और ऊंचाई पे ले जा सकता था, ऐसा कभी लगा क्या? नहीं, मुझे बहुत सहयोग मिलता है, कदम संस्था को सहयोग बहुत मिलता है। हम अपनी मतलब हमारी अपनी सोच होती है, हमारी अपनी कमियां होती हैं कि जिसकी वजह से हम जाएगा धीरे धीरे करके। हालांकि एक फिलोसोफर ने कहा है, मैंने कई बार कोट भी किया है ये, कि धीमेपन पर विजय पानी चाहिए। मैंने उसमें अपनी एक और टांग बीच में घुसेड़ दी मैंने कहा धीमेपन पर विजय पानी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन मैंने उसमें आगे जोड़ दिया कि धीमेपन पर विजय पानी चाहिए लेकिन जायज तरीकों से पाना चाहिए, जायज तरीके, है ना। तो मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं या जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है, कुछ पढ़ा है मैंने उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कि लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो कोई भी काम अगर उन्होंने शुरू किया है तो ये जरूरी नहीं कि आपके जीवन काल में ही उसके रिजल्ट्स आ जाए। बिल्कुल। होता दरअसल में ये है कि ज्यादातर लोग जो एक्टिविस्ट होते हैं या और भी जो लोग होते हैं सामाजिक बदलाव लाने की जो कोशिश करते हैं, उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में उस उम्र के पास आते आते ऐसा लगता है कि जल्दी करें, तो फिर वो ये निकेन प्रकरण वो रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना यह है कि आपको आने वाली जनरेशन पे यकीन करना चाहिए, और आपका जो जो आपने सोचा है अगर वो सही है तो जो आने वाले हैं वो लोग जरूर उसको बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, अगर उसमें ताकत होगी तो। मगर कभी भी ये मत सोचिए कि ये आपके जीवन काल में पूरा हो जाए। तो ये कहाँ तक पहुंच रहा है या कहाँ तक पहुंचना चाहिए था, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता हूँ। हाँ, मगर ये जरूर मैं चाहता हूं कि धीमेपन पर विजय तो जरूर पानी चाहिए, मगर जायज तरीकों से ही पाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ही सही लोगों के अंदर बात आ रही है। आज 30 साल हो गए, 31 साल हम लोगों को काम करते हुए, और 21 वर्षों से तो 24/7 हम लोग काम कर ही रहे हैं। और ये जबलपुर शहर में तो वीकली मतलब रोज होता है, वीकली प्लांटेशन भी जबलपुर शहर में कई जगहों पर। अच्छा अच्छा, जो वीकली करते हैं मतलब उस डेट पे किसी दिन को उन लोग चुने हुए हैं, टाइम चुने हैं, उस डेट और टाइम को कुछ लोग अलग अलग, हमारी हाँ। संस्था के कुछ अलग अलग लोग, रविवार के दिन है, मंगलवार के दिन है, शुक्रवार के दिन है, ऐसे लोग हमारी संस्था के विभिन्न जगहों पर वीकली प्लांटेशन भी करते हैं। और ये वीकली प्लांटेशन 13 जगहों पर होता है, अन्य शहरों में भी होता है, जैसे गाडरवारा में शुरू हुआ है, 19 साल 18-19 साल से चल रहा है लगातार वीकली प्लांटेशन चल रहा है। हाँ, अभी 2 मार्च को, आने वाले 2 मार्च को उनके 1000 सप्ताह पूरे हो रहे हैं। 1000 सप्ताह। अच्छा, दिन से ध्यान है सर, आप भी एक कॉपी रखते हैं, हाँ, उसमें पौधा संख्या लिखते जाते हैं। हाँ, आज पौधा संख्या कुछ आपको? हाँ, आज मेरे ख्याल से 7504 चौथा दिन था। 7504 पौधे, 4 दिन हैं ये, पौधे तो बहुत से लग जाते हैं। नहीं मतलब हाँ मतलब रोज का एक तो रोज का एक का लग रहा है, और ये लगता रहेगा, और तब तक लगता रहेगा जब तक आप सभी लोग अपना जन्मदिन मनाना शुरू। और सर आप समग्र उत्तरदायित्व का मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग आज का
हाँ, समग्र उत्तरदायित्व बहुत बड़ा, इस पे अपन और भी चर्चा करेंगे, लेकिन तो आपने कहा है तो मैं शुरुआत थोड़ा करके- सा, हाँ, थोड़ा सा बता दूं। एक कदम संस्था की मूल सोच है दरअसल में समग्र उत्तरदायित्व। पौधारोपण, वृक्षारोपण है, अंशरोपण है, नो जेंडर ओनली ह्यूमन है, कदम कला एवं संस्कृति, ये सब इसकी ब्रांचेस हैं। हाँ, इसीलिए मैं वहां पे लाके हाई नोट पे हाँ हाँ हाँ। तो ये कदम संस्था की मूल सोच है समग्र उत्तरदायित्व बोध, यानी सबके प्रति उत्तरदायी होना, ब्रह्मांड में व्याप्त प्रत्येक कण के कल्याण की न सिर्फ कामना करना बल्कि उसके लिए काम करना। विश्व का कल्याण। हाँ, पूरा पूरा। तो ये है समग्र उत्तरदायित्व बोध। समग्र होना जरूरी, इसमें मैं आपसे बातचीत करता, समग्र होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सीमित होकर तो जिंदगी में नहीं आए, सीमित नहीं होंगे। तो सर आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं और अगला बात जो सर से होगी समग्र उत्तरदायित्व पे होगी, और बाकी जो अलग अलग इनके जो बीजारोपण प्रभारी है, हैं, हाँ, उनसे भी हमारी कोशिश होगी हम लोग बात करें, लेकिन नेक्स्ट बात सर से होगी और समग्र उत्तरदायित्व पर होगी। सर आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप धन्यवाद। सभी लोग देखते रहिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और हौसला अफजाई कीजिए, मेरा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ समान परिस्थितियां नहीं थी मेरे साथ, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बनाए रखें।